हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे कि अगर कोई स्फेरिकल सेल होता है तो उसकी वजह से फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनसाइड पॉइंट पर, सरफेस पर और आउटसाइड पॉइंट पर। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई सॉलिड स्फीयर होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है, तो अगर उसको चार्ज किया जाता है तो उसके सरफेस के साथ साथ में उसके वॉल्यूम में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी वजह से फील्ड कैसे वेरी करती है उसके बारे में भी बात की थी। आज की क्लास में हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ए रॉड ऑफ लेंथ L हैज अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा एंड अ टोटल चार्ज इज कैपिटल Q। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P लोकेटेड अलोंग द एक्सेस। कह रहे हैं कि रॉड और उससे जो डिस्टेंस दे रखी है, एक्सेस पर जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a है। कह रहे हैं कि ये बताओ फील्ड कितना होगा, फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर कितनी लिखी जाएगी। तो अगर हम लोग यहां पर यूज करें डायरेक्ट KQ/R², तो यहां पर Q ऐसा तो है नहीं, एक ही जगह पर है। अगर एंड इस एंड के बारे में बात करें तो ये यहां पर ज्यादा फील्ड बनाएगा, ये एंड यहां पर कम फील्ड बनाएगा, मतलब डिस्टेंस के साथ फील्ड यहां वेरी करेगा। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। इंटीग्रेशन अगर यूज करेंगे तो उसके लिए एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर एलिमेंट कंसीडर किया जाए तो यहां पर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज ये छोटा सा एलिमेंट है जो लंबाई में dx है और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी लिखी गई है, वो x लिखी गई है। तो इसकी छोटे से इस dx की वजह से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसे dq लिख सकते हैं और लैम्डा इसका दिया गया है तो इसे लैम्डा इंटू dl लिखा जा सकता है। लैम्डा की वैल्यू उन्होंने बता रखी है कितनी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में L लिख सकते हैं, इनटू में dl लिखा जा सकता है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से P पर फील्ड लिख देते हैं। तो लिखते हैं यहां पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अगर DE की वैल्यू लिखी जाए एट पॉइंट P तो उसे क्या लिख सकते हैं, K, यहां लिख सकते हैं dq डिवाइडेड बाई में क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर x²। अगर यहां वैल्यू प्लेस कर दी जाए dq की तो वो निकल के आएगी कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में स्मॉल l, इनटू में आएगा dx और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अगर कंप्लीट वैल्यू चाहिए हमें, अगर हमें E चाहिए होगा तो हमें क्या करना होगा, E के लिए देखेंगे dx जो सबसे पहला मिलेगा छोटा सा वो इस एंड पर मिलेगा, लास्ट वाला इस एंड पर मिलेगा। तो इसके लिए लिमिट लगाएंगे x की वैल्यू a और इस वाले एंड के लिए लगाएंगे x की वैल्यू a प्लस l। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो यहां पर जो कॉमन उनको बाहर निकाल लेते हैं, k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में l हो गया कॉमन, यहां पर बचेगा 1/x² dx। लिमिट वेरी करेगी x इज इक्वल टू a से लगा करके x इज इक्वल टू a प्लस l, ये बनेगा। इसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखो k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में बनेगा l, 1/x² होता है माइनस 1/x, इंटीग्रेशन हो जाएगा और x इज इक्वल टू a से लगा करके x इज इक्वल टू a प्लस l तक की लिमिट लगा दी जाएगी। फर्दर अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए तो क्या मिलेगा हमें, यहां से देख लेते हैं। तो E इज इक्वल टू निकल के आएगा k कैपिटल Q डिवाइडेड बाई में l बन जाएगा और यहां पर वैल्यू कितनी लिखी गई है, तो यहां पर वैल्यू लिखी गई है -1/x और साथ में लिखा है a प्लस l और a तक है। तो यहां पर लिखा गया है -1/x, इसके ऊपर लिमिट कहां से लगी, तो x इज इक्वल टू a से लगा करके x इज इक्वल टू a प्लस l तक की लिमिट लगी हुई है और बाकी कुछ लिखा नहीं, बाकी सब सही है। अब अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, इस माइनस की वजह से लोअर लिमिट को पहले पुट कर देते हैं। तो लोअर लिमिट को पहले पुट करेंगे तो 1/a बनेगा, -1/ देखो a प्लस l बन जाएगा। फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो देखो a प्लस l माइनस a डिवाइडेड बाई में मिल जाएगा a इंटू a प्लस l और साथ में यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी KQ डिवाइडेड बाई में l इज इक्वल टू E एट पॉइंट P, ये वैल्यू बनेगी। a से a कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल होगा, तो E एट पॉइंट P जो निकल के आएगा वो लिखेंगे हम KQ डिवाइडेड बाई में a इंटू a प्लस l, ये वैल्यू लिखी जाएगी। एक्सेस पर जो पॉइंट P होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सेगमेंट ऑफ ए चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, चार्ज डेंसिटी λ2 दे रखी है एंड इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर दूसरा है, यहां पर दिया है इसकी डेंसिटी दे रखी है λ1, लाई इन अ प्लेन एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है।
द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज आर नॉट, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर नॉट। डिटरमाइन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में बात करनी है। तो हम लोगों को पता है कि जो λ1 चार्ज डेंसिटी वाला वायर होगा उसकी वजह से यहां पर जो फील्ड होगी λ2 के लिए वो वेरी करेगी। तो क्या करना होगा, हमें एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। तो अगर यहां से हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें तो क्या होगा, ये एलिमेंट कंसीडर किया गया, इसकी थिकनेस है dx और यहां से डिस्टेंस इसकी x लिख दी जाए। तो इस λ1 जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से x डिस्टेंस पर जो फील्ड लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है। तो अगर हम यहां से बात करें कि इसके ऊपर जो चार्ज है सपोज dq है, तो इसे लिखा जा सकता है λ2 इंटू में dx, क्योंकि λ2 इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो अब अगर हम यहां से लिखें, छोटा सा फोर्स लिखना चाहते हैं पहले, इस वायर की वजह से dx पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो dF इज इक्वल टू लिखा जाएगा, सबसे पहले फील्ड लिखेंगे क्योंकि फार्मूला हम लोगों को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, हमें E लिखना होगा। तो E λ1 की वजह से होगा, कितना होगा, तो हम लोगों को पता है 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय में क्या होता है R, R मतलब क्या होगा, X हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी फील्ड की वैल्यू। साथ ही यहां क्या लिखा जाएगा, dq लिखा जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं 2K λ1 डिवाइडेड बाय में x, dq की वैल्यू कितनी आएगी, तो dq की वैल्यू आएगी λ2 इंटू में dx निकल के आएगा। तो ये f हमारे पास हो गया। अब अगर हमें कंप्लीट वैल्यू चाहिए f की तो क्या करना होगा, dx यहां से शुरू हो रहा है, इस एंड तक जा रहा है, जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा। तो यहां r0 से लिमिट लगना शुरू होगी, r0 प्लस l तक लिमिट जाएगी। तो अगर हम लोग f कैलकुलेट करते हैं तो f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहां से देखो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, 2K λ1 λ2 डिवाइडेड बाय में तो बचेगा नहीं, यहां पर इधर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी dx डिवाइडेड बाय में x। यहां लिमिट कहां से, तो r0 से लिमिट लगेगी r0 प्लस l तक। सॉल्व कर देते हैं इसे। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x होगा। तो 2K यहां बनेगा λ1 λ2 और ये वैल्यू लिखी जाएगी ln ऑफ लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा r0 प्लस l, माइनस लगा के लिख देते हैं r0। ये ऐसा लिखा जा सकता है। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, 2K λ1 λ2 और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ln a माइनस ln b, ln a बाई b बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ln ऑफ, यहां लिख देंगे देखो 1 प्लस l बाई r0, डिवाइड भी कर देंगे साथ साथ में। तो इतना फोर्स निकल के आएगा जो अप्लाई होगा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से। तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिगर शोज अ हॉलो हेमिस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेंटीमीटर कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों को फील्ड की वैल्यू निकालनी थी, कंप्लीट के लिए निकाल लिया था, आधे के लिए निकालना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, हमें यहां पर एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा है, होलो स्फीयर है। तो रिंग एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो रिंग एलिमेंट कैसा होगा, देखो सबसे पहले यहां पर एक रिंग एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये एक रिंग एलिमेंट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, अब अगर इनके एंगल के बारे में बात करें तो इनका एंगल दे रखा है, यहां से जो एंगल है वो थीटा है, तो ये छोटा सा जो एंगल बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, डी थीटा लिख लेते हैं सपोज। और इसकी रेडियस तो आर है ही, नहीं दिया है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये आर डी थीटा होगा तो यहां से जो ये थिकनेस वाला पोर्शन आएगा रिंग का वो आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर के इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। अब बात किया जाए कि जो यहां पर रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है हम लोगों ने, ये जो रिंग एलिमेंट है यहां पर, ये जो रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है हम लोगों ने, इसके बारे में अगर बात की जाए कि इसकी रेडियस क्या निकल के आएगी, सब कुछ पूछना चाहते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहां से, ये यहां पर आर है, ये थीटा है, तो सामने क्या बनेगा, तो इसको बाहर निकाल के ऐसे बना देते हैं, ये ऐसा। यहां पर राइट एंगल है, ये आर लिखा गया है, यहां पर थीटा है, तो सामने वाला क्या बनेगा, आर साइन थीटा बन जाएगा। यहां से डिस्टेंस बनेगी आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा बन जाएगा। तो अब अगर हम लोग इस रिंग की वजह से, जो एलिमेंटल हम लोगों ने छोटी सी एलिमेंट लिया है रिंग एलिमेंट, उसकी वजह से सी पर फील्ड लिखना चाहें तो क्या आएगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड बनेगी।
लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड बनेगी, कितनी बनेगी वो देखना चाहते हैं, तो वो वैल्यू निकल के आएगी सोल्यूशन। अगर हम लोग यहां से डीई की बात करें तो डीई लिखा जाएगा के, रिंग के लिए लिखना चाहते हैं क्योंकि रिंग एलिमेंट है, तो के क्यू एक्स, क्यू मतलब यहां पर डी क्यू इंटू में लिखा जाएगा एक्स, एक्स मतलब होता है कितनी डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस कितनी आर कॉस थीटा, तो यहां लिख देंगे आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में यहां पर होता है रेडियस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, साथ में होगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर लगाई जाएगी 3/2। समझ में आया होगा। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां ए होती है रेडियस। अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो डी क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, सिग्मा दे रखा है तो हम लोग निकाल सकते हैं। डी क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा तो ठीक लिखा है डी ए, डी ए मतलब होता है एरिया, तो इसकी सरकमफेरेंस लिख देते हैं सबसे पहले, तो 2 पाई आर, आर मतलब रिंग की आर, आर कितना है आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर बन जाएगा, साथ में क्या लिखेंगे थिकनेस इसकी जो क्या है आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा छोटा सा चार्ज जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डीई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डीई इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है सिग्मा इंटू 2 पाई, यहां पर लिख देते हैं देखो आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पर पहले से क्या लिखा हुआ है आर कॉस थीटा, अब लिख देते हैं डी थीटा, और डिवाइडेड बाय में देखो ये देखो क्या बनेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, स्क्वायर 2 से कटेगा, क्यूब बचेगा, इसका मतलब यहां आर क्यूब बनेगा। ठीक है, डीई की वैल्यू हो गई। अब कैंसिल करवाना चाहते हैं, कुछ चीजों को कैंसिल करवा देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखो, एक आर, ये आर मिलकर आर क्यूब बनाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस 2 को साइन थीटा के साथ में कंबाइन कर लेते हैं, तो डीई की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आएगी, के इंटू सिग्मा, यहां पर पाई लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा यहां पर पाई लिख लिया, तो ये सिग्मा हो गया, पाई हो गया, के भी लिखा गया है, और इसको भेज देते हैं इधर, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साथ में डी थीटा लगा देंगे। अब लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी वो देखना चाहते हैं, तो ये तो सबसे पहले बन जाएगा के, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई, और इधर बन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये वैल्यू किसकी है, डीई की वैल्यू आएगी। देखो पाई से यहां पर पाई कैंसिल हो रहा है, तो सिग्मा ये वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट, यहां बन जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो देखो सबसे पहली जो रिंग मिलेगी यहां कहीं पर मिलेगी, और लास्ट वाली रिंग जो मिलेगी ये बड़ा सा इसका जो डायमीटर नीचे दिया गया है बेस, वो उस बेस के अलॉन्ग मिलेगी। तो ये कह सकते हैं ना यहां से इंटीग्रेशन शुरू होगा और जाते 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 यहां तक इंटीग्रेशन आएगा। इसका मतलब थीटा जो यहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया है वो थीटा 0 से लगा करके 90 तक वेरी करेगा। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको आगे लिखते हैं डी की वैल्यू, तो ये यहां से निकल के आएगा डीई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा और डी थीटा। अगर ई लिखा जाए तो हम लिखेंगे सिग्मा डिवाइडेड बाय में 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से कहां तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, साइन 2 थीटा बनेगा, डी थीटा बनेगा। अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय में 2 आएगा, क्योंकि थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां क्या बनेगा π/2। अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसा कर सकते हैं, 2 को बाहर निकालना चाहें बाहर निकाल लेते हैं, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम लोग 2 निकालना चाहें निकाले नहीं तो कोई बात नहीं, यहां पर लोअर लिमिट पहले पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाय में 2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस साइन लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे cos ऑफ 2 इंटू पाई मतलब ये π/2 बन जाएगा। तो यहां से देखते हैं cos 0 होता है 1, यहां पर ये पाई बनेगा -1, तो ये 1 और ये -1 मिलके +1 बनेंगे, 2 बनेगा, इस 2 से देखो ये कैंसिल होता नजर आ रहा है,
तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये तो 2 से कैंसिल हो गया, तो यहां ई जो निकल के आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये बन जाएगा हाफ बनेगा, माइनस 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 प्लस कितना बन जाएगा, तो ये हाफ बन जाएगा। हाफ हाफ क्या बनेगा, तो हाफ हाफ बन जाएगा 1। तो 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए थिन चार्ज वायर रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर दे रखी है, फिगर भी बना हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड, एक थ्रेड है, ओरिएंटेड अलोंग द एक्सेस ऑफ द रिंग। ठीक है, विद वन एक एंड है जो कोइंसाइड कर रहा है इसके खुद के सेंटर के साथ। कह रहे टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज क्यू, क्यू जो है इसका टोटल चार्ज है, तो ये है क्यू इसका टोटल चार्ज, स्मॉल क्यू ही है। द चार्ज ऑफ द थ्रेड पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा दिया है। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द रॉड एंड द थ्रेड, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा ये बताना है। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करें तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पर जो ये रिंग है कंसीडर की गई, इस रिंग की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो फोर्स वेरी करेगा, और फोर्स अगर वेरी करेगा तो हमें एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो एलिमेंट अगर कंसीडर करें तो एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर कंसीडर किया गया dx, और डिस्टेंस यहां से कितनी है, तो डिस्टेंस यहां से लिख देते हैं x है। ठीक है, तो इस रिंग की वजह से यहां पर फील्ड कितना होगा वो तो लिख ही सकते हैं, और साथ में जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो dq होगा, तो dq की वैल्यू लैम्डा इंटू क्या लिखी जा सकती है, dx। तो अगर हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फोर्स का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, हम लोगों को पता है dF इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग E इंटू डी क्यू, तो यहां लिखेंगे E इंटू डी क्यू। ई की वैल्यू कितनी आएगी, छोटी सी ई, यह जो बनेगा यहां पर r x डिस्टेंस के ऊपर वो d तो लिख सकते हैं, तो k क्यू, और यहां पर लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा रेडियस का स्क्वायर प्लस कितनी डिस्टेंस पर है इसका स्क्वायर, और इसकी पावर 3.5 बनेगी। तो ये हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में इसका जो चार्ज लिखा जाएगा डी क्यू, तो उसे लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स, इस तरह से लिखा जाएगा। अब अगर यहां से देखें कि जो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है डी एफ इज इक्वल टू, वो क्या निकल के आएगा, के क्यू एक्स, और साथ में यहां पर इनको पहले लिख लेते हैं हम लोग, के है क्यू है, ये लैम्डा बन जाएगा, तो के क्यू लैम्डा हो गया, यहां पर एक्स डी एक्स बन जाएगा, और साथ में यहां पर बचा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा बनेगा। अब लिमिट देखनी कहां से कहां तक लगेगी, तो x जो मिलेगा सबसे छोटा इसके सेंटर पर मिलेगा, मतलब 0 डिस्टेंस सेंटर से, और लास्ट वाला कहां मिलेगा, तो इन्फिनिटी पर जाकर के मिलेगा, तो 0 से इन्फिनिटी तक की इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे हम लोग। तो अगर हम लोग इसे f लिख लेते हैं, इसे क्या लिख लेते हैं, f लिख लेते हैं, तो यहां पर हमें लिमिट पुट करने की 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक की लिमिट पुट करेंगे। अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा है, के क्यू लैम्डा, यहां पर फोर्स की वैल्यू आएगी के क्यू लैम्डा, और साथ में क्या लिखा गया है, x डिवाइडेड बाय में ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर लगी हुई है 3/2, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से लगा करके इन्फिनिटी तक जाएगी। तो जो नीचे लिखा गया है इसको हम मान लेते हैं t, यहां पर साथ में dx भी लिखा गया है, यहां पर dx भी है। ठीक, तो अगर हम लोग कहते हैं पुट कर देते हैं, पुट क्या पुट करना है हमें, पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा पुट कर दिया। तो अगर यहां से देखेंगे तो बन जाएगा, देखो 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, 2 से 2 कैंसिल करवा देते, हमें चाहिए x dx, तो x dx इसके बराबर आएगा t dt के बराबर आ जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें लिमिट की, कि f लिमिट बदलना चाहते हैं तो लिमिट बदलेंगे, तो अगर 0 रखा जाए, f r यहां पर जो x लिखा गया है, x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो इसका मतलब यहां से t की वैल्यू देखो r के बराबर निकल के आएगी, ये 0 हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r के बराबर आएगा। साथ ही अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी जाए तो यहां पर t भी इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ जोड़ोगे इन्फिनिटी भी आएगा। तो अब अगर हम यहां से देखेंगे एक्सप्रेशन फोर्स का क्या बचा, तो यहां k
क्यू लैम्डा आ जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट बदल चुकी है, आर से इन्फिनिटी अब जाएगी, और एक्स डी एक्स की जगह टी डी टी कर देते हैं, डिवाइडेड बाय में यहां पर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो टी स्क्वायर, तो बनेगा ये टी क्यूब। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां से देखो टी स्क्वायर नीचे बचेगा, तो टी स्क्वायर बचेगा, तो इसे लिख सकते हैं के क्यू लैम्डा, और साथ में यहां लिखेंगे 1/t स्क्वायर, और ये बनेगा dt। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो वो तो जा रही है 0 r से लगा करके इन्फिनिटी तक, क्या है, तो ये r से लगा करके इन्फिनिटी तक जा रही, साथ में ये क्या है, f है। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है क्या होता है, तो यहां से जो फोर्स का एक्सप्रेशन निकल के आएगा के क्यू लैम्डा, साथ में हम देखेंगे -1/t बनेगा, और ये वैल्यू लिखी जाएगी r से इन्फिनिटी तक। लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट बाद में पुट कर देते हैं, माइनस है तो यहां पर बन जाएगा के क्यू लैम्डा, साथ में यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 1/r माइनस ऑफ 1/इन्फिनिटी बनेगा, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, तो यहां से फार्मूला निकल के आया F = के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय में r। इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। चाहे तो यहां पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय में कैपिटल R, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ए चार्ज पार्टिकल क्यू ऑफ मास m, यहां पर दे रखा है इसका चार्ज क्यू है, मास m दे रखा है, इज इन इक्विलिब्रियम एट अ हाइट h हाइट पर ये इक्विलिब्रियम में है, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो इतने को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से एक कंडीशन लिखी जा सकती है, उन्होंने कहा है इक्विलिब्रियम में, इतनी जो कंडीशन बनी हुई है इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, m इंटू जी इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है q इंटू ई के। अब बात किया जाए, q तो लिख दिया गया, e की वैल्यू क्या होगी, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से h डिस्टेंस पर जो फील्ड होता है उसे लिखते हैं 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस जो कि h दी गई है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो पहले बात कर रहे हैं वो, उसका मीनिंग यही बनता है, इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं चार्ज लाइज इन द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लाइन चार्ज। ठीक है, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस स्लाइटली वर्टिकली, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं मान लो, तो कह रहे हैं प्रूव करो जो पार्टिकल होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, उसका टाइम पीरियड कितना लिखा जाएगा। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होगा। तो मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल अब यहां कहीं पर चला गया है और ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है, तो ये x डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर। तो अब क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर F लग रहा होगा, F नेट, नया F नेट जो काम कर रहा होगा वो कितना काम करेगा, तो इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कितनी लिखेंगे, तो वो लिखी जाएगी, इसकी वजह से फील्ड बनेगा और इसका चार्ज, तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस, डिस्टेंस अब की बार कितनी है, h प्लस x हो गई, और साथ में यहां पर चार्ज लिखा जाएगा, तो चार्ज लिखा जाएगा क्यों, तो ये हो गया है E इंटू क्यू या क्यू ई फोर्स हो गया, साथ में क्या होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, इतना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अगर इसको x डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए, x की वैल्यू बहुत कम है, ध्यान ये रखेंगे। अगर यहां से h कॉमन ले लिया जाए तो क्या बनेगा, अगले पेज पर चलते हैं, 2k लैम्डा, यहां पर हमारे पास आया है एफ नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा, साथ में क्या लिखा गया है, h प्लस x लिखा गया है, इंटू क्यू लिखा गया है, यहां लिखा गया है h प्लस x, साथ में यहां q लिखा गया है माइनस mg। इसमें से हम कह रहे हैं h कॉमन ले लिया जाए तो एफ नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय में h कॉमन ले लिया गया, तो यहां देखो बचेगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय में h बनेगा। ठीक है, इंटू में क्यों लिखेंगे, माइनस mg लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर देखें तो यहां देखो लिखा है 2k
लैम्डा डिवाइडेड बाई में h इंटू में q बनेगा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई में h पावर -1 माइनस mg। ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहां से देखेंगे x की वैल्यू बहुत कम, h ज्यादा है, तो देखो x बाई एच की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम आएगी, तो हम बायनोमियल एक्सप्रेशन से इस -1 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं अंदर, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई में h बनेगा इंटू q बनेगा, तो यहां बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई में h, साथ में यहां पर हम लोग लिख सकते हैं mg, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो बन जाएगा 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई में h माइनस इसे लिख सकते हैं देखो 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई में बन जाएगा देखो h स्क्वायर इंटू एक्स माइनस mg। अब पिछले पेज पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि जो ये एफ नेट आया है इसमें कुछ मैच करता हुआ तो नहीं नजर आ रहा। तो यहां देखो जो लिखा 2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में h, देखो यही तो लिखा है 2k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई h किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया, यहां पर इतना आया, तो यहां जो एफ नेट बना है वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ कितना लिखेंगे, तो 2k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां पर h स्क्वायर इंटू एक्स। बाकी की तो वैल्यू कांस्टेंट है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट अगर रखते हैं तो यहां से हमारे पास निकल के आ रहा कि जो एफ नेट यहां लग रहा है वो -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है। और जब ऐसा होता है तो हम ये कहते हैं पार्टिकल विल परफॉर्म SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ये पार्टिकल, और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो इसका टाइम पीरियड लिखा जा सकता है कैसे, F इक्वल टू अगर हम लोग यहां पर ma लिख देते हैं तो -2k लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई में बनेगा h स्क्वायर इंटू एक्स, a की वैल्यू फर्दर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2k लैम्डा, यहां पर बन जाएगा q डिवाइडेड बाई में बन जाएगा m इंटू एच स्क्वायर, साथ में x लिखेंगे, माइनस के अलावा जो ये यहां पर लिखा गया है ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा बन जाएगा स्क्वायर रूट 2k लैम्डा इंटू क्यू m इंटू एच स्क्वायर, तो t कितना आएगा 2 पाई, और इसका उल्टा लिख देंगे तो ये आ जाएगा m एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2k लैम्डा इंटू क्यू, ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास टाइम पीरियड की। तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और अगर करेगा तो कितनी वैल्यू होगी टाइम पीरियड की वो भी निकाली जा सकती है। इसे लिंक्ड कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, या मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पार्टिकल SHM करेगा, अगला ऑप्शन पार्टिकल SHM नहीं करेगा, टाइम पीरियड इतना होगा, दूसरा टाइम पीरियड दे सकते हैं, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा SHM करेगा या नहीं करेगा, साथ में टाइम पीरियड की वैल्यू भी देखनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और इसका ये टाइम पीरियड आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज अ चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ठीक है, इसके लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, कह रहे हैं स्मॉल लेंथ अगर dl को कट कर दिया जाए, यहां पर देखो फिगर भी बनाया गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। अब अगर हम लोग यहां पर यूज करें, जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई कंप्लीट, ये कोई रिंग है, अगर ये कोई अगर रिंग है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज ये प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर यहां इसका सेंटर है C तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 होती थी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री रहती थी, हर तरफ से जो बनने वाला फील्ड होता था वो कैंसिल हो जाता था। लेकिन अगर छोटा सा पार्ट कैंसिल करवा दिया जाए तो कट करके हटा दें तो अब फील्ड की वैल्यू इसके सेंटर पर 0 नहीं बनेगी। तो अगर नहीं बनेगी तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते हैं, यहां पर इसका सेंटर कंसीडर करते हैं, और जो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं लिखी गई है फील्ड की, ये पार्ट की वजह से नहीं लिखी गई, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए पूरा कर देते हैं। ये पूरा कर दिया, मान लेते हैं यहां पर ये अभी भरा हुआ है, तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, तो dl दे रखी है, d कैपिटल L है। ठीक, तो अब ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, और यहां पर ये जो लिखा गया है ये रिमेनिंग पार्ट कह रहे हैं,
यहां पर जो ये वाला पार्ट है हमारे पास जो पहले से बना था, ये बचा हुआ पार्ट है क्योंकि काट के हटाने के बाद बचा है, तो ये रिमेनिंग लिख लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट है। और साथ में ये क्या है, इज कट ऑफ, इसे कट करके हटा दिया गया। तो अगर कट करके हटा दिया गया होगा तो अब हम ये कह सकते हैं कंप्लीट तो बना हुआ है ना अब इस समय, तो इसको बंद कर दिया तो ये कंप्लीट है। तो ऐसा कहा जा सकता है सिमेट्री से कि जो ई बनेगा वेक्टर फॉर्म में उसे क्या कह सकते हैं, रिमेनिंग की वजह से, रिमेनिंग की वजह से जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में। साथ ही यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ई वेक्टर ड्यू टू स्मॉल डीएल एलिमेंट, डीएल एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। हम लोगों को पता है रिमेनिंग और इट्स डीएल एलिमेंट को मिला करके कंप्लीट रिंग कवर होगी, और कंप्लीट रिंग की वजह से हम लोग जानते हैं फील्ड 0 लिखा जाता सेंटर पर, तो वही 0 के बराबर कर दिया। यहां पर 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में है। तो ये कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग वाला होगा वो डीएल एलिमेंट की वजह से जो फील्ड बनेगा उसके बराबर होगा। तो यहां से लिख सकते हैं ई, उन्होंने कहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग वायर की वजह से, तो ई रिमेनिंग वायर की वजह से जो फील्ड बनेगा इसको हम वेक्टर फॉर्म में ना लिखकर स्केलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट की वजह से लिखेंगे। और डीएल एलिमेंट की वजह से जब फील्ड लिखी जाएगी तो कहेंगे डीएल एक छोटा सा एलिमेंट है, और छोटा सा एलिमेंट होगा तो छोटी सी फील्ड वहां पर वैल्यू बनेगी, तो वो लिखा जा सकता है के इंटू, मान लेते हैं चार्ज डी क्यू है, डिवाइडेड बाय में क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर कुछ दिया गया है, रेडियस ए दे रखी है, यहां पर लिखा भी गया है रेडियस है ए, तो यहां पर हम लोग रख देंगे ए स्क्वायर। अब बात आती है डी क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो डी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम कहेंगे कि यहां पर कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे पर, तो यहां से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई में 2 पाई ए लिखा जा सकता है। ये हो गया लैम्डा। इनटू में क्या लिखेंगे, इनटू में लिखा जाएगा डीएल, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा के डिवाइडेड बाई में ए स्क्वायर, साथ में वैल्यू बन जाएगी देखो क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहां पर ए लिख देंगे। और अगर हम लोग इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा देखो के कैपिटल क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहां पर क्या लिख देंगे, ए क्यूब लिखा जा सकता है, यहां पर ए का क्यूब बन जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास, रिमेनिंग की वजह से जो फील्ड बनेगी वो इतनी बनेगी, के क्यू डीएल डिवाइडेड बाई में 2 पाई, यहां पर ए क्यूब बनेगा। चाहे तो यहां पर के की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसे लिख देते हैं क्यू डी एल डिवाइडेड बाई, यहां पर लिखा जाएगा के डी एल डिवाइडेड बाई में लिख सकते हैं, देखो 2 पाई पहले से लिखा, 4 पाई और आएगा, तो ये बन जाएगा देखो 8 पाई, तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट बनेगा, ए क्यूब बन जाएगा, ये हो जाएगा ई रिमेनिंग की वजह से, ये फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज अ मास m and carries a charge q on it। ठीक है, length of the pendulum is L, there is a uniform electric field E in the region, calculate the time period of small oscillation for the pendulum about its equilibrium position in following cases। कह रहे हैं सबसे पहले केस में E is vertically down having magnitude mg by q, डाउन है। डाउन का मीनिंग ये बनता है कि जहां पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, ए पार्ट के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो अब अगर यहां से हम लोग वैल्यू लिखना शुरू करें तो वैल्यू क्या बनेगी, फार्मूला हम लोग जानते हैं T इज इक्वल टू होता है 2 पाई सिंपल पेंडुलम का, यहां लिखा जाता है L बाई जी इफेक्टिव, ये फार्मूला होता है। इन्होंने कहा आपकी बार E जो है वो डाउनवर्ड है, E जो बना हुआ है वो डाउनवर्ड है, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो E की वैल्यू mg बाई क्यू है, तो यहां पर क्या है
mg/q, ये वैल्यू दे रखी है। इसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी q है, इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा mg, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लिखा जा सकता है? तो नेट फोर्स हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं mg, तो ये लगेगा ही लगेगा। साथ में यहां पर अगर इस फील्ड की वजह से इस पर फोर्स देखा जाए तो F इज इक्वल टू Q इंटू E लिखा जाता है। तो Q तो ऐसा हो गया, E की वैल्यू उन्होंने दे रखी कितनी, mg डिवाइडेड बाई में Q, तो Q से Q कैंसिल होगा, ये mg निकल के आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग इसे m से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, g इफेक्टिव की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हम इसे लिख देंगे m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू mg प्लस mg, तो यहां पर बन जाएगा देखो ये 2g। तो g इफेक्टिव की वैल्यू अगर हमारे पास 2g आई है तो यहां से हम बहुत आसानी से टाइम पीरियड लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ओवर l बाई जी की जगह क्या लिखा जाएगा, 2g। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। साथ ही अगर हम लोग सेकंड वाले पॉइंट पर डिस्कस करें बी पॉइंट, तो बी पॉइंट क्या कहा है, तो इन्होंने बी पॉइंट कह रखा है कि इज वर्टिकली अप, मैग्नीट्यूड 2mg/q है, वर्टिकली अप है। तो यहां पर हम लोग दोबारा से इसे बनाते हैं, ये मीन पोजीशन है, यहां से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया गया, अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और ई की वैल्यू ये है 2mg/q, ये दे रखा है। वहां पर जी इफेक्टिव किधर आया था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था, जी इफेक्टिव डाउनवर्ड आया था। यहां देखते हैं जी इफेक्टिव कैसे आएगा, mg डाउनवर्ड लगेगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, तो इसमें से Q हटा देते हैं तो कितना बनेगा, 2mg बन जाएगा, 2mg। तो इसका मतलब यहां पर जो जी इफेक्टिव निकल के आने वाला है, अगर हम लोग लिखें जी इफेक्टिव, तो ये कितना निकल के आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना होगा, तो यहां देखो 2mg माइनस mg, तो 2mg माइनस mg और डिवाइडेड बाय में क्या होगा, मास, तो इसे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ g आएगा। तो यहां से टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा, टाइम पीरियड लिखेंगे हम लोग 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर, यहां पर लिख देंगे l डिवाइडेड बाय में g बनेगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर हम लोग सी पॉइंट को डिस्कस करें तो सी पॉइंट क्या कह रहे हैं, सी पॉइंट में इन्होंने कहा है E इज हॉरिजॉन्टल हैविंग मैग्नीट्यूड mg/q। अब हॉरिजॉन्टल हो गया, mg/q मैग्नीट्यूड रखता है। तो अगर हम लोग यहां से देखें, ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये है मीन पोजीशन, डिस्प्लेस कर दिया गया, mg डाउनवर्ड लगता ही है, इधर की तरफ अब की बार फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, E है हमारे पास mg/q, तो mg फोर्स लगेगा इस फील्ड की वजह से, mg फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग लिखेंगे तो E लिखेंगे, तो mg/q लिखेंगे, साथ में q से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फर्दर यही रिजल्ट मिलेगा हमें। अब अगर देखा जाए mg इधर लग रहा है, ये mg इधर लग रहा है, उन्होंने कहा था हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी वजह से जो g इफेक्टिव आएगा इस डायरेक्शन में बनेगा, बोलो इन दोनों का रिजल्टेंट, g इफेक्टिव इधर बनेगा, g इफेक्टिव की वैल्यू लिखी जा सकती है ये mg, या कह सकते हैं ये इधर g है, ये इधर g है, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो दो वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, 90 डिग्री पर होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है √2 इंटू किसी एक का मैग्नीट्यूड। तो यहां से अगर हम लोग लिखें g इफेक्टिव, तो g इफेक्टिव लिखा जा सकता है √2 इंटू में g लिख सकते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 2 पाई रूट ओवर l डिवाइडेड बाय में यहां लिख सकते हैं √2 इंटू जी, ये आएगा हमारे पास। अगला क्या है, लास्ट है, कह रहे हैं E हैज मैग्नीट्यूड √2 mg/q डायरेक्टेड अपवर्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इसको यही कर लेते हैं, ये कौन सा है, डी ऑप्शन है, ये ऐसा है कुछ, ये इधर की साइड है, यहां पर डिस्प्लेस कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि mg तो डाउनवर्ड लगता है, लेकिन जो ये फोर्स काम कर रहा है वो इधर काम कर रहा है, इधर जो लग रहा है F इज इक्वल टू, अगर हम यहां से क्यों हटा दें तो ये आ जाएगा √2 इंटू mg। इसका क्या मतलब, अगर इसके दो कंपोनेंट किए जाए तो एक कंपोनेंट इधर आएगा mg और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg, तभी तो इनका रिजल्टेंट निकल के आएगा √2 इंटू mg। तो ये वाला देखो कंपोनेंट इस कंपोनेंट से कैंसिल होगा, तो जी इफेक्टिव इधर हमें मिल जाएगा, और जी इफेक्टिव अगर मिल गया तो हम फाइनल रिजल्ट लिख पाएंगे टाइम पीरियड का। तो टी की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर l बाई सीधे सीधे जी लिख सकते हैं। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें टाइम पीरियड
अलग अलग केस के लिए अलग अलग निकल के आ रहा था। ऐसे भी क्वेश्चन बने तो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें देखना क्या रहता है, तो हमें सिर्फ एक ही बात देखनी रहती है कि इस केस, हर एक केस के लिए जी इफेक्टिव क्या निकल के आएगा, और एक बार जी इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो टाइम पीरियड को डायरेक्ट लिखा जा सकता है L बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर दो क्वेश्चन है, एक हम लोग सॉल्व करते हैं, एक होमवर्क रहेगा। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अ लॉन्ग वायर विद अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यहां पर ये दे रखा है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा बेंड किया गया, दो कॉन्फ़िगरेशन में है, तो दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है। तो अगर लैम्डा है, यहां पर हम लोग लिखना चाहें तो लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर ये कितने भागों से मिलकर के बना है, कितने पार्ट्स हैं, सेगमेंट अलग किए जाएं, तो इससे सेगमेंट क्या क्या किए जा सकते हैं। अगर इसी को देखा जाए तो ये देखो क्या है, ये हम इसे लिख देते हैं सेगमेंट 1। ये जो बनेगा ये क्या है, सेगमेंट 2 है, और इधर वाले को लिख देते हैं हम लोग सेगमेंट 3। 3 सेगमेंट है इसके, और तीनों की वजह से हमें फील्ड लिखनी पड़ेगी, फिर ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। यहां पर ये है, ये होमवर्क है, ये खुद ट्राई करना है, होमवर्क है, ये खुद से ट्राई करना है, और फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कमेंट सेक्शन में लिखनी भी है। तो इस वाले को हम लोग बताते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो हम लोग देखते हैं कि सेगमेंट 1 की वजह से जो बनेगा फील्ड वो कैसा बनेगा। इस पॉइंट के ऊपर, यहां पॉइंट अगर ये O है तो वो पॉइंट के ऊपर जो फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा उसको लिखना चाहते हैं। तो अगर हम लोग O पॉइंट पर फील्ड लिखें तो सेगमेंट 1 सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी इनफाइनाइट वायर का जो फील्ड लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है, तो हम लोगों को पता है फाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड लिखा जाता है, सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है कंसीडर किया जाए, और हम लोग इस पर डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसके पास यहां कहीं कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इधर कहीं पर एक पॉइंट लिया जाता है, ये कोई पॉइंट है यहां पर जिसका नाम है P। तो अगर इसका लैम्डा दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वजह से दो कंपोनेंट आते हैं फील्ड के। कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं तो उनके बारे में बात करें तो एक कंपोनेंट बनता है एक्स कंपोनेंट, जो कि लिखा जाएगा देखो यहां पॉजिटिव से, ये होता है लैम्डा के लैम्डा डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर, क्योंकि आर डिस्टेंस यहां से यहां तक की दे रखी है, ये आई कैप लिखा जाएगा पॉजिटिव के साथ। साथ ही दूसरा कंपोनेंट बनता है ई वाई कंपोनेंट, वो कितना लिखा जाता है तो वो भी लिखा जाता है के लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर, ये जे कैप बनेगा, लेकिन जे कैप यहां कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो सेगमेंट 1 की वजह से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं सेगमेंट 1 के लिए। तो सेगमेंट 1 के लिए लिखेंगे तो ई जो निकल के आएगा फर्स्ट सेगमेंट के लिए वो लिखा जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर, बाहर कर लेंगे, यहां लिखा जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, दूसरा सेगमेंट क्या है हमारे पास, तो दूसरा सेगमेंट दिया गया है एक 1/4 किसी सर्किल का, और 1/4 किसी सर्किल का दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां तो 1/4 अगर किसी सर्किल का लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये है ये हमारे पास दिया गया है ऐसा, और यहां पर एक कोई रिंग है, 1/4 रिंग है किसी सर्किल की, ऐसा है। तो अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। अगर मान लो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जाए, देख सकते हैं ना किधर की तरफ एलिमेंट आएंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो देख भी सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया गया, तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट है तो यहां से कुछ एंगल बनाएगा, ये एलिमेंट कंसीडर किया गया, और ये एलिमेंट सपोज थीटा एंगल बना रहा है, यहां से थीटा एंगल बना रहा, और ये जो कंपोनेंट है, ये जो एंगल है वो डी थीटा है। तो अगर यहां से देखा जाए तो फील्ड इधर बनेगा इस छोटे से डी क्यू की वजह से, तो डी क्यू की वजह से जो फील्ड बनेगा डी ई बनेगा, तो फील्ड बनेगा वो कितना लिखा जा सकता है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो इधर आ जाएगा देखो डी ई, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा, और इधर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि
जो फील्ड लिखी जा सकती है इसकी वजह से, यहां पर जो फील्ड लिखी जा सकती है वो दो कंपोनेंट में फील्ड लिखी जाएगी। तो दो कंपोनेंट में फील्ड लिखी जाएगी, वो किधर की तरफ होगी, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहां पर जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि यहां पर हम लोग दो ये लाइनें बनाएंगे, इसमें कहेंगे कि ये अगर थीटा है और ये जो एंगल बन रहा है सपोज डी थीटा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा इधर बनेगा, इधर थीटा आएगा तो इधर बनेगा और ये अपवर्ड बनेगा। तो ई एक्स कंपोनेंट कितना लिखा जा सकता है, ई एक्स कंपोनेंट लिखेंगे यहां पर के लैम्डा, वही सेम होता है के लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर होगा, ये आई कैप पॉजिटिव होगा। यहां पर क्या होगा, ई वाई कंपोनेंट जो लिखा जाएगा इसका, हम लोग दूसरे सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो के लैम्डा डिवाइडेड बाय में आर होगा, यहां जे कैप होगा। तो सेगमेंट 2 की वजह से क्या लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई आर आई कैप प्लस जे कैप। तो यहां से देख सकते हैं सेगमेंट दूसरे की वजह से ई दूसरे सेगमेंट का लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पर भी वेक्टर फॉर्म थी, वो लिखा जाएगा देखो के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर, यहां पर आई कैप प्लस जे कैप लिखा जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की। तीसरा सेगमेंट भी कैसा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो तीसरे सेगमेंट की वजह से जो फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, तो यहां से ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि ये है हमारे पास लाइन और ये है हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर, ऐसा दिया गया है। तो इसकी वजह से अगर देखेंगे यहां पर, तो एक तो कंपोनेंट इधर ही जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट जाएगा ई वाई, उसे हम क्या लिखेंगे, के लैम्डा बाई आर, यहां पर लिखा जाएगा जे कैप। यहां जो एक्स कंपोनेंट लिखा जाएगा वो लिखेंगे माइनस के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर जे कैप, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ओ आई कैप लिखा जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, आई कैप लिखी जाएगी। तो यहां पर अगर सेगमेंट 3 की वजह से लिखें तो ई थर्ड सेगमेंट की वजह से जो बनेगा वेक्टर फॉर्म में, उसे क्या लिखा जा सकता है, तो के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर लिख सकते हैं, इसे माइनस आई कैप प्लस जे कैप लिख सकते हैं। तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप है, तो यहां पर वापस आते हैं। ये हो गया। अब यहां पर हम लोग वापस आए, तो वापस आएंगे तो क्या होगा, ई थर्ड जो लिखा गया है वो लिखा गया है के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर, और साथ में क्या लिखा गया है, माइनस आई प्लस जे, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप लिखा जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये थर्ड सेगमेंट की वजह से फील्ड हो गया। तो सेकंड की वजह से यहां फील्ड है और फर्स्ट की वजह से फील्ड यहां लिखी गई है, थर्ड की वजह से यहां है, सबको ऐड कर देते हैं। तो ई ओ पॉइंट पर जो फाइनल बनेगा वो कितना होगा, तो के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर बाहर ले लो, ये बन जाएगा, पहले में आई माइनस जे है, दूसरे में क्या है, आई प्लस जे है, तीसरे में क्या है, माइनस आई, ऐसे लिखते हैं इसे, माइनस आई प्लस जे है। जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं, देखो एक जे से एक जे कैंसिल हो गया, एक आई से एक आई कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना निकल के आएगा, आई कैप प्लस जे कैप बन जाएगा, और यहां बन जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई में आर। फर्दर अगर हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज लिखें इसे, ई एट पॉइंट ओ मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये बन जाएगा देखो √2 इंटू के लैम्डा डिवाइडेड बाई में कैपिटल आर बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी ई एट सेंटर ओ। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन दिया गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड वर्टिकली विद अ स्प्रिंग, यहां पर बनाया भी गया है, कांस्टेंट k, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, ठीक है, मेड टू ऑसिलेट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां पर ये फील्ड लिखा गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी t। तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है तो उसका टाइम पीरियड लिखा जाता है 2πm/k से, ऐसा लिखा जाता है। इन्होंने कहा ये टाइम पीरियड खुद t है, तो t है तो t की वैल्यू इतनी हो गई। अब बात करते हैं आगे, नाउ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज मेड ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी हटा दी गई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कह रहे हैं ब्लॉक इज गिवन टू चार्ज स्मॉल क्यू दे रखा है इसे चार्ज, नाउ न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा, तो यहां पर हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में अभी इनके ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर यहां पर ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया गया है,
m मास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहां टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई रूट ओवर m बाई k, ये लिखी जाती है। तो यहां g कहीं नहीं दिख रहा है। साथ ही अगर बात किया जाए सेकेंड पोर्शन की, तो वहां कह रहे हैं कि अब की बार में इसको हटा के एक फील्ड लगाया गया है, इसके ऊपर अब की बार चार्ज, ये मास तो m था ही, इसको चार्ज दे दिया गया है स्मॉल q, फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है E। तो अगर फील्ड E डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कितना काम करेगा, तो यहां से हम लगा सकते हैं E इज इक्वल टू, ई हमारे पास दिया ही गया है तो फोर्स की वैल्यू लिखी जा सकती है, इस पर चार्ज है Q, फील्ड है E, तो इतनी वैल्यू लिखी जा सकती है। इक्विलिब्रियम के लिए बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, L0 है, जब ये मीन पोजीशन पर है अपने, तो यहां से लिखा जाएगा QE की वैल्यू वो किसके बराबर लिखी जा सकती है, K इंटू x0 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा K इंटू एक्स, तो वो इतना लिखा जाएगा। अब कह रहे हैं हम इसे डिस्प्लेस कराना चाहते हैं, तो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, इसे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसे x डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर x डिस्प्लेस कर देंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उन फोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो फोर्स काम करेगा F नेट, अब इसके ऊपर जो काम कर रहा होगा वो काम करेगा Q, इनटू में लिखेंगे हम लोग E, और साथ में लिखा जाएगा माइनस का K, x की वैल्यू कितनी रख दी जाए, तो x की वैल्यू हम रख देते हैं, ये तो काम करेगा ही, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी L0 प्लस x, ऐसा बनेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, फोर्स तो इतना ही लगाएगा। अब अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए, ये हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, ध्यान रखना, तो Q इंटू E माइनस का K इंटू L0 बनेगा, माइनस से क्या लिखा जा सकता है, KX लिखा जा सकता है। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रही होगी कि इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहां पर जो F नेट निकल के आएगा, जो F नेट निकल के आएगा वो माइनस KX से लिखा जाएगा, और माइनस KX से लिखा जाएगा तो इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होने वाला, सेम टाइम पीरियड लिखा जाएगा m बाई k से। याद रखना कि जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, मीन पोजीशन चेंज हो सकती है पार्टिकल की, जो भी SHM कर रहा होगा ब्लॉक, उसकी मीन पोजीशन बदल सकती है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, यहां पर दिया था तो टाइम पीरियड इसका T लिखा जाएगा, T पहले था, बाद में भी T रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, थिन ग्लास रॉड इज बेंड इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। ये देखो सेमी सर्कल है, रेडियस r इसकी दे रखी है, चार्ज Q अपर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट है और माइनस Q लोअर हाफ में डिस्ट्रीब्यूट है। कह रहे हैं सोन इन फिगर में दिखाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट E, मतलब E एट पॉइंट P द सेंटर ऑफ द सेमी सर्किल इज, यहां P पर हमें बताना है फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो ये P दिया ही गया है, इस पर फील्ड चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, यहां पर दो अलग अलग केसेस दिए गए हैं, यहां पर अपर हाफ में पॉजिटिव है, निगेटिव यहां पर दिया गया है, तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, एलिमेंट कंसीडर करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग एलिमेंट कंसीडर करें इस अपर हाफ की वजह से, तो ये एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ये थीटा है, ये क्या है, डी थीटा है, तो इसकी वजह से जो यहां पर फील्ड बनेगा पॉइंट ए के ऊपर वो इधर बनेगा, छोटा सा फील्ड होगा DE, और अगर हम लोग इधर वाला पॉइंट आगे ये लाइन बढ़ाएं तो ये भी थीटा बन जाएगा, तो इस DE का एक कंपोनेंट आएगा इधर जिसको हम लिखेंगे DE कॉस थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट बनेगा जिसको हम लिखेंगे DE साइन थीटा। बात करते हैं कि दूसरा वाला जो सेगमेंट है ये क्या करेगा, तो दूसरे वाले सेगमेंट के बारे में देखो, इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहां लगेगी, यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगा, 0 से 90 की लिमिट लगेगी इसके ऊपर। अब अगर यहां पर दूसरा एलिमेंट कंसीडर किया जाए इसी एंगल के ऊपर, यहां पर भी एंगल ये थीटा है, ये जो बीच में एंगल बन रहा है सपोज डी थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो बनेगा वो किधर जाएगा, तो इसके जितने भी कंपोनेंट बनेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएंगे। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकल के आएगा, यहां कहीं पर बीच में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, तो इसका DE cos थीटा इधर बनेगा, देखो DE cos थीटा तो लेफ्ट साइड में होगा, DE sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, तो DE sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। अब देख पा रहे होंगे कि अपर हाफ में जिसमें प्लस Q डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से फील्ड राइट साइड में बन रहा है,
और जो नीचे यहां पर है लेफ्ट में बन रहा, तो लेफ्ट और राइट वाले जो कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल हो गए, डाउनवर्ड वाले ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब डी साइन थीटा अपर हाफ का, डी साइन थीटा लोअर हाफ का, ये मिलाकर के इंटीग्रेट करना होगा हमें। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहां से कह सकते हैं कि जो डीई की वैल्यू लिखी जाएगी, डी जो हमारे पास निकल के आ रहा होगा, डीई इज इक्वल टू लोअर हाफ अपर हाफ के बारे में कह रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, तो इसे लिख देते हैं 2DE, यहां पर साइन थीटा लिख देते हैं। इसमें जो थीटा की लिमिट लगेगी वो कहां से कहां तक लगेगी, तो वो लगेगी 0 से लगा करके π/2 तक की लिमिट लगेगी। और अगर हम यहां से हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ये फाइनल वैल्यू किसकी हो जाएगी हमारे पास, E की मिल जाएगी। लेकिन अब हमें DE नहीं पता, साइन थीटा नहीं पता, तो DE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखते हैं। DE जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जा सकता है, उसे लिखेंगे हम K इंटू DQ डिवाइडेड बाय में क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है, तो स्मॉल r का स्क्वायर होगा। बात करते हैं DQ कितना आएगा, DQ को निकालना चाहते हैं तो DQ कितना बनेगा, तो यहां से देखते हैं DQ इज इक्वल टू, रिंग है और रिंग के ऊपर सेमी सर्कल रिंग है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस, तो वो लिखी जाएगी देखो 2πr/4, फोर्थ पार्ट है इसका, क्वार्टर सर्किल है। और साथ में क्या लिखेंगे, कितने का निकालना है, तो यहां पर जो ये लिखी जाएगी इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r d थीटा लिखा जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं स्मॉल r d थीटा। तो ऐसा कह सकते हैं ये Q/L है इंटू dx है। इसे सॉल्व किया जाए तो देखो ये कटेगा तो 2, तो ऊपर बन जाएगा देखो 2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, यहां पर देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां पर पाई निकल के आएगा, ये वैल्यू बन गई, यहां पर बन जाएगा d थीटा, शायद यही पूरा बनेगा, कुछ कैंसिल हुआ। Q बन जाएगा 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 ऊपर रह जाएगा, पाई बनेगा, पाई लिख लिया, r से r कैंसिल, ये हो गया dq। अब अगर यहां dq की वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो de क्या बनेगा, d इज इक्वल टू लिखा जा सकता है Q/r²। dq की वैल्यू में क्या है 2 कैपिटल Q/पाई, यहां पर क्या लिख सकते हैं d थीटा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो E इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ रहा है, 2 को बाहर कर लेते हैं, 0 से लिखा जाएगा π/2, और यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा देखो K इंटू में 2 कैपिटल Q, यहां पर बन जाएगा πr², और साथ में यहां क्या लिख सकते हैं साइन थीटा d थीटा, ये वैल्यू लिखी जाएगी। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल करवा देते हैं, तो जो बाहर हमको बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा देखो 2k, 2 क्यों 4k लिख लेते हैं, यहां भी 2 यहां भी 2, तो ये बन जाएगा 4k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में पाई r², 0 से लगा करके π/2 लगाएंगे, यहां बनेगा साइन थीटा और साथ में d थीटा बनेगा। ये E की वैल्यू मिल जाएगी सेंटर P के ऊपर। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस थीटा आएगा, माइनस का कॉस थीटा बनेगा, और माइनस का कॉस थीटा बनेगा तो ऐसे याद रख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा 0 से लगा करके π/2 की लिमिट लगाएंगे, 0 पर 1 बनेगा, π/2 पर 0, कुल मिला के ये जो वैल्यू निकल के आने वाली यहां से यहां तक, इतनी बार इंटीग्रेशन किया, याद हो गया होगा, 1 बनेगी। तो अगर ये वैल्यू 1 बनेगी तो हमारे पास फील्ड की वैल्यू सिर्फ इतनी ही निकल के आएगी। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, यहां से देखते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारे पास लिखा जा सकता है 4 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में, यहां पर लिखेंगे पाई r² बन जाएगा, और कोई वैल्यू रह गई थी नहीं, इतना है, और साथ में k की वैल्यू लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है Q डिवाइडेड बाय में पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r², ये बन जाएगा E एट पॉइंट P। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो Q डिवाइडेड बाय में पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r², पहला ही मैच कर जा रहा है, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। तो जितने में क्वेश्चन लिखा उतने में ही इसे सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन यहां पर बना हुआ, कह रहे कंसीडर 2 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड डिस्टेंस 2d अपार्ट अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग इन्हें रखा गया है, यहां पर दिए हैं। कह रहे इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट O, यहां कहीं पर O है, इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q प्लेस किया गया है, इसको यहां पर बना लेते हैं हम लोग, Q प्लेस किया गया है,
मिड पर है, मतलब यहां से डिस्टेंस डी, यहां से डिस्टेंस डी होगा बिटवीन देम। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? यहां से मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, अगर वो लेक्चर देखा है तो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। हम लोगों ने कहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम उस एक्सेस के अलाउंग मिलता है जिस पर अगर पार्टिकल को, जो भी चार्ज पार्टिकल उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करे। तो वो क्या होगा? उस एक्सेस के अबाउट हमें क्या मिलेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। लेकिन जिस एक्सेस के अबाउट उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, अपनी मीन पोजीशन पर वापस ना आए, उस पर मिलेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं इसको। तो अगर वाई एक्सेस के अबाउट हम इसे डिस्प्लेस करते हैं, दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो अगर हम इसे डिस्प्लेस कर देते हैं ऊपर, इन्होंने कहा भी है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, दोनों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पहले से हैं, तो अगर इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया जाए, मान लेते भी ये यहां कहीं पर पहुंच गया, तो इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, उनका रिजल्टेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो एफ नेट काम कर रहा होगा उसकी वजह से नीचे की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, मतलब ये ओ पॉइंट पर दोबारा वापस नहीं आएगा। तो वाई पर क्या है? जरा सा भी डिस्प्लेस करेंगे तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो अनस्टेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सेस के अबाउट अनस्टेबल मिलेगा। एक्स के अबाउट देखते हैं, तो अगर एक्स के अबाउट से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, तो जब ये यहां पर आएगा तो इसका, इस वाले का रिपल्सन कम होगा, इसका रिपल्सन बढ़ेगा, दोबारा से इधर की तरफ धक्का दे देगा, और जब इधर बढ़ाएंगे तो इसका रिपल्सन बढ़ेगा इस वाले का, और इसका रिपल्सन बढ़ेगा इधर की तरफ, दोबारा से इसे रिपेल कर देगा। इसका मतलब है जब एक्स एक्सिस के अबाउट इसे थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कराएंगे तो जिसकी तरफ जाएगा उसका रिपल्सन बढ़ेगा, सामने वाले की तरफ इसे रिपेल करेगा, और सामने वाले की तरफ रिपेल करेगा, तो यहां पर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा वो एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। इसको अगर देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर, तो वहां से डायरेक्ट इसे लगा सकते थे, इसमें कुछ खास नहीं था, ना ही हमें प्रूफ करना। लेकिन अगर बात किया जाए एक्स एक्सेस के अबाउट, जब इसे आगे पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, तो यहां पर ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है। चाहे तो इसका टाइम पीरियड खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब ये होता है कि जो चार्ज होगा, यहां पर जो चार्ज होगा वो इसके वॉल्यूम में भी रहेगा, वॉल्यूम में भी रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक टनल बनाई गई है जो इसके सेंटर से पास हो रही है, इसके डायमीटर के अबाउट। कह रहे चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहां पर है जो ऑसिलेट करेगा, इसके अंदर रिलीज किया जाता है एक एंड से टनल में। फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब मार्क द करेक्ट आंसर्स, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, इनमें से कौन कौन से आंसर सही होंगे। तो यहां पर हम कुछ हिंट्स बता देते हैं। सबसे पहले यह है कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्फीयर होगा तो डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की वजह से जो फील्ड लिखा जाता था वो पता होगा, इसे लिखते थे हम लोग के कैपिटल क्यू, यहां पर लिखते थे डिवाइडेड बाय में आर क्यूब, इनटू में यहां एक्स लिखा जाता था। कैसे? अगर ये कोई यहां पर स्फीयर दिया होता था, सॉलिड स्फीयर, और इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था। अब अगर यहां पर एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर किया जाए, सपोज पॉइंट पी कंसीडर किया गया, जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखी है, यहां पर जो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो अगर स्मॉल आर रेडियस इसकी दी जाएगी तो उसके लिए जो फील्ड की वैल्यू होती है इस तरह से लिखी जाती है। मतलब अगर पार्टिकल सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है तो उस पर जो फोर्स, मान लेते हैं यहां किसी पॉइंट पी के ऊपर है ये, तो यहां पर जो इसके ऊपर फोर्स लिखा जाएगा एफ नेट, वो ऑफकोर्स माइनस साइन के साथ लिखेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन वो कितना लिखा जाएगा तो उसे लिखेंगे के। इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यों दिया गया है, ये आर क्यूब लिखा जाएगा। आर क्यूब का मतलब है जो भी इसकी रेडियस दे रखी हो, तो ये आर रेडियस दे रखी है यहां पर, तो आर क्यूब लिख देंगे, साथ में यहां पर एक्स लिखा जाएगा। तो ये फोर्स काम करेगा, फोर्स में माइनस साइन आ रहा है, इसका मीन पोजीशन कहीं ना कहीं मिल रही होगी, तो इस तरह से इसका मीन पोजीशन कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, साथ में एक क्वेश्चन और दिया है वो भी होमवर्क है, खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर उनके जवाब लिख सकते हैं। तो ये रहे आज से कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड थे। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, डेविएट होता है तो उसका डेविएशन कितना होता है, एंगुलर डेविएशन कितना होता है, लीनियर डेविएशन कितना होता है, उन सबके बारे में बात की जाएगी। तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए गए उनकी प्रैक्टिस करें।